आप सैकड़ा मारने में खाली खाली 15 साल बचे हैं आपके। तो आप सैकड़ा मार के रिटायर होंगे क्या? क्या पता शौक नहीं। चढ़ा आपको? नहीं, मैंने एक अपनी जीवनी लिखी थी जी 3 साल पहले। तो उस जीवनी में मैंने ये कहा है कि जब तक शरीर साथ देगा तब तक हम एक्टिव रहेंगे। जब शरीर साथ नहीं देगा तो छोड़ देंगे। वही कहते हैं एज यू कैन टॉक एंड वॉक यू मस्ट बी हाँ। एक्टिव। जब तक चल सकते हैं, बोल सकते हैं, भाषण देते और रहिए। सोच सकते हैं। सोच सकते हैं। सबसे बड़ी बात जो है, सोच सकते हैं, चीज़ें याद रख सकते हैं, तब तक चलेंगे। तो ये जो आपको राजनीति में जहाँ इतने ऊंचे पदों पर पहुंच गए आप, वित्त मंत्री भी रहे, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री भी रहे, सबसे ऐसे मंत्री होंगे जिन्होंने शायद 6 बजट 6 ही के प्रेजेंट किया आपसे। बहुत कम ऐसे जिन्होंने 6 बजट प्रेजेंट किए हों। उसके बाद ये जो नया शौक चढ़ा है आपको राजनीति में, आपको लगता है इस उम्र में 85 साल की उम्र में आपकी फ़र्क डाल पाएंगे? आप ये ठेका क्या ले लिया कि हम समाज सुधारक बन जाएंगे? नहीं, ऐसा है प्रभु जी कि ये आदमी सोच के नहीं करता है, परिस्थितियां करवाती हैं। तो मैंने आज से 3 साल पहले ये सोचा था कि हम अब पार्टी पॉलिटिक्स नहीं करेंगे, पार्टी पॉलिटिक्स से रिटायर हो जाएंगे, लेकिन देश के जो मुद्दे हैं उस पर अपनी टिप्पणी करते रहेंगे अगर आवश्यकता हुई तो। और उसी के लिए कुछ लाइक माइंडेड लोगों के साथ मिलकर एक हमने नई संस्था बनाई थी, राष्ट्रमंच। लेकिन परिस्थितियां कुछ इस तरह बदली कि मुझे लगा कि नहीं, पार्टी पॉलिटिक्स में दोबारा लौटना चाहिए और फिर से पॉलिटिक्स में एक्टिव होना चाहिए, क्योंकि देश के सामने जो आज के दिन मुद्दे खड़े हो गए हैं उसकी हमने 3 साल पहले भी शायद कल्पना ठीक से नहीं की थी, और उन मुद्दों के खिलाफ लड़ना ज़रूरी है। पर मैं ये कह रहा हूँ कि राष्ट्रमंच नाम रखा आपने और ज्वाइन कर लिया, एक छोटी थी पार्टी टीएमसी रीजनल। ये कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है राष्ट्रीय और जो क्षेत्रीयवाद और राष्ट्रवाद दोनों में कहाँ फिट बैठेंगे? नहीं, आप याद कीजिए वो वक्त जब मैंने घोषणा की कि मैं टीएमसी ज्वाइन करूँगा, किया। उस समय बंगाल में क्या हो रहा था? बंगाल में एक चुनाव हो रहा था। चुनाव तो विधानसभा का था, बहुत सारे 5 प्रदेशों में चुनाव हो रहे थे, लेकिन किसी प्रदेश में इतना हाइप एक असेंबली इलेक्शन को लेकर नहीं हुआ जितना बंगाल के इलेक्शन को लेकर हुआ। और भारतीय जनता पार्टी और उनके नेताओं ने और देश के प्रधानमंत्री ने, गृह मंत्री ने सारी ताकत झोंक दी बंगाल में टीएमसी को हराने के लिए। और उस ताकत में ये भी था कि येन केन प्रकार जो भी उन्होंने तरीका इस्तेमाल किया हो, टीएमसी के लोगों को तोड़ तोड़ कर वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल कर रहे थे। तो मैंने ये तय किया कि मैं टीएमसी ज्वाइन करूँगा, ये जो भगदड़ हो रही है टीएमसी में इसको रोकूंगा। हमारे टीएमसी ज्वाइन करने के बाद प्रभु जी, वो जो भगदड़ थी टीएमसी में वो रुक गई, और एक मैसेज गया कि नहीं, लोग टीएमसी में जा भी सकते हैं, जा भी रहे हैं। वेस्ट बंगाल से बाहर से आके लोग ज्वाइन कर रहे हैं। ये एक मैसेज आपका गया जाने से, पर ये लगा कि उनको कि यशवंत सिन्हा मोदी बांट के राम बाण का काम करेंगे मोदी के आगे। नहीं, मोदी के आगे रामबाण तो ये तो ममता बनर्जी थी। हाँ, लेकिन मुझसे जितना योगदान हो सका वो मैंने किया बंगाल के चुनाव में। कभी आपने कश्मीर के बारे में किया, लोगों को इकट्ठा किया, लेके गए, मिले, पर उसका नतीजा कोई मिला नहीं, मेरे समझ में नहीं अभी तक आया ना। मेरे को पता क्या किया आपने? देखिए, कश्मीर में मैं एक 5 सदस्यीय ग्रुप का सदस्य बना, और हम लोग कश्मीर जाना शुरू किया हम लोगों ने 2016 में। जी। आप आज यहाँ बैठकर कल्पना कीजिए कि 2016 में, या सोचिए कि 2016 में क्या स्थिति थी कश्मीर की। इतना वहाँ इतनी हिंसा हो रही थी। तो खैर, आपने कश्मीर का जिक्र किया, हम अभी 5 जुलाई को फिर कश्मीर जा रहे हैं उसी ग्रुप के साथ, कि ज़मीनी हकीकत क्या है इसका अलग से इंडिपेंडेंटली हम लोग पता चलाएं, क्योंकि जो मीडिया का हाल है आज के दिन, सच्चाई सामने आती नहीं है। और खास करके बहुत ब्लेम करते हैं नहीं, खास करके कश्मीर की जो सच्चाई है वो सामने नहीं आती है। तो हम लोगों ने, आपने कहा क्या मिला, हम लोगों ने बार बार कश्मीर जाकर कश्मीर की जो सच्चाई थी, ज़मीनी हकीकत थी, उसको अपने रिपोर्ट में देश के सामने पेश करने का काम किया। वो हिस्ट्री का एक रिकॉर्ड है। पर अभी कश्मीर के बारे में मोदी ने पहली बार मीटिंग बुलाई इतने साल के बाद। जिन लोगों को जेल में बंद किया उनको दोबारा बातचीत करने के लिए बुलाया। तो आपको लगता है उसके अंदर, क्योंकि आप
किस तरह रिप्रेजेंटेटिव नहीं, बाकी पार्टियां जिन जो हैं, कांग्रेस भी उसके रिप्रेजेंटेटिव लोकल लीडर के नाते। तो आपको क्या लगता है कश्मीर जो आपने को शुरू किया था, उन दोनों में कनेक्शन बैठता है कि नहीं बैठता? नहीं, कश्मीर किस तरफ जा रहा है आपको लगता है? मुझे लगता है कि कश्मीर अभी भी सही दिशा में नहीं जा रहा है। केवल एक मीटिंग जिसका कोई नतीजा नहीं निकला, लोग शायद बैठे और कॉफ़ी और चाय पिया। नहीं, बातचीत जो कुट्टी हो गई थी वो तो बन गई ना दोबारा से। हाँ, तो कुट्टी बनने से ही नहीं काम चलता है, समझौता होना चाहिए ना। समझौता किन शर्तों पर होगा उसके बारे में चर्चा नहीं हुई, केवल क्या डिलिमिटेशन। लगता है आपको समझौता हो सकता? क्योंकि आप रहे हैं फाइनेंस मिनिस्टर, आप रहे हैं सीसीपी में, आप रहे हैं डिफेंस कमेटी में, आपने कई बार चर्चा की होगी कश्मीर के बारे में अपनी कमेटी के अंदर। आपको लगता है 1998 से जब से सरकार से जुड़े हुए थे, 2000 कई तक आप जब तक सरकार रही उसके बाद रहे, कोई वहाँ समझौते की कोई संभावना है भी किसी तरह की? मैं आपको एक बात बताऊं कि जब मैं कश्मीर गया पहली बार 2016 में, और उसके बाद भी अगर देश का एक प्रधानमंत्री जिसको आज भी कश्मीरी इज्जत की दृष्टि से देखते हैं वो हैं अटल बिहारी वाजपेयी। क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी ने एक मानवीय दृष्टिकोण लाया कश्मीर के साथ, कश्मीरियत का बात की, और कश्मीरियत की बात की। उमर अब्दुल्ला यहाँ मंत्री मिनिस्टर बने, फारूक अब्दुल्ला वहाँ चीफ मिनिस्टर थे, उन लोगों के साथ बहुत मधुर संबंध था, नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ और लोगों के साथ, और एक उस समय पहल हुई थी। और मैं समझता हूँ कि अगर उसी स्पिरिट में दोबारा पहल की जाए, वही जमहूरियत, इंसानियत और कश्मीरियत की बात की जाए, तो फिर कश्मीर में एक अच्छी पहल हो सकती है। लेकिन हम क्या करने में इंटरेस्टेड हैं आज के दिन? शायद नहीं।